आज हम बात करेंगे प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब उस ये प्रमेय के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा नंबर्स को समझ लें यानी कि अंक को समझ लें। तो अंक की शुरुआत 1 से होती है, फिर 1 में हम एक और प्लस करें तो हमें 2 मिलता है। उसी तरह 2 में एक और प्लस करें तो नंबर 3 मिलता है। उसी तरह 2 3 में एक और प्लस करने पर नंबर 4 मिलता है। तो नंबर 4 को हम 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह नंबर 4 में एक और प्लस करेंगे तो नंबर 5 मिलता है। उसी तरह 5 में 1 प्लस करने पर नंबर 6 मिलता है। नंबर 6 में एक प्लस करने पर नंबर 7 मिलता है। नंबर 7 में 1 प्लस करने पर नंबर 8। उसी तरह अब 6 को हम 3 गुणा 2, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते, यानी कि नंबर दो प्रकार के मिले। तो ये सारे नंबर कौन से हैं? तो अभाज्य नंबर और 4 6 8 9 10 वो कैसे नंबर है? भाज्य नंबर। यानी कि हमें बेसिक क्या पता चला कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसके छोटे नंबर से गुणनखंड से दर्शा सकते हैं, उसको भाज्य कहते हैं। और जिस नंबर को हम गुणनखंड से छोटे गुणनखंड से नहीं दर्शा सकते उसे अभाज्य नंबर्स कहते हैं। यानी कि हमने दो अंक के दो प्रकार पढ़े, अभाज्य में उदाहरण ले तो 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर जिसका विभाजन नहीं होता हो यानी कि गुणनखंड नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरा कौन सा नंबर मिला? भाज्य। भाज्य में क्या होता है कि उससे छोटे अभाज्य या गुणनखंडों से उस गुणनखित होता है। यानी कि 4 का 4 6 8 9 का भी 3 गुणा 3 होता है। 10 5 गुणा 2 10 12 14 ऐसे नंबर भाज्य होते हैं। अभाज्य गुणनखंड पढ़ा। अब बात करते हैं प्रमेय 1.2 अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। तो प्रमेय क्या कहता है? प्रत्येक संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते। वो हमने देखा, इस बार फिर से समझते हैं। जैसे कि हम नंबर 30 ले, नंबर 30 का गुणनखंड देखे तो गुणनखंड नंबर 30 का क्या होता है? तो 5 2 10 10 3 30। अब क्या बोला उसने? गुणनखंडों वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते, यानी कि उसको हम क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 3 5 लिखे तो भी वही आएगा। 2 5 2 3 2 5 लिखे तो भी 30 ही आएगा। जैसे कि 210 के गुणनखंड है, 210 का गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2, अथवा उसको अलग से लिखूं तो 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 या 3 गुणा 5 गुणा 7। तो अभाज्य गुणनखंड को मैं किसी भी क्रम में लिख सकता हूँ। अब तो भी 210 ही आएगा। अब बात करें तो मान लो ये 210 क्या था? 210 हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को मैं x मान लूं और ये गुणनखंड को
P1 P2 P3 मान लो। तो इसको लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू P1 गुणा P2 गुणा P3 गुणा P4, जहाँ पे P4 होगा। अब तो हमने क्या किया, ये आरोही क्रम में लिखा जाता है। इन क्रियाओं को क्या हम कहेंगे, तो ये सारी क्रियाओं को हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इसके समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण समझते हैं। 6 और 35 का एक अभाज्य संख्या है। अब 6 यानी कि उसका गुणनखंड निकालना हो तो 2 3 6 3 1 3। उसी तरह 35 का निकालना हो तो 5 7 35 7 7। तो 6 का कितना आया, तो 6 का 2 गुणा 3। उसी तरह 35 का कितना आया, तो 5 गुणा 7। उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। 210 और 385 यानी 385। अब बात करें तो 210 का गुणनखंड निकालने जाएंगे, 2 से भाग जाएगा 105, फिर से भाग जाएगा 3 से, 35 3 105, भाग जाएगा 5 से 7। उसी तरह बात करें 7 385 यानी कि 385 का, तो 385 का 5 से भाग जाएगा, पहले 77 का 7 से भाग जाएगा, 11 बचा 11। तो इसको लिखना हो तो 210 का क्या आया, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। उसी तरह 385 का कितना आया, 5 गुणा 7 गुणा 11। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड अंक गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं। उसी तरह 32,760 की बात करें तो उसका गुणनखंड आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसको लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर गुणा 5 7 13। प्रमेय 1.2 अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हमें क्या मिला, उससे हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ भी क्या कर सकते हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब यानी कि संख्याओं के समृद्ध प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात व गुणनफल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। हमें शॉर्टकट याद क्या रखना है कि एलसीएम में प्रत्येक अविभाज्य गुणनखंड और सबसे बड़ी घात याद रखनी है, और इसमें क्या याद रखना है, सबसे छोटी घात का गुणनफल अविभाज्य, लेकिन उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में कॉमन।
याद रखना है। ये समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाए। 24 और 26 को अविभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब 24 का आता है 12 2 24, 6 2 12, 3 2 6, 3 1 जा 3। उसी तरह 36 का निकाले तो 18 2 36, 9 2 18, 3 3 9। अब बात करें 24 का क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि इसको मैं लिखना चाहूँ तो 2 का घन और 3। उसी तरह 36 का अविभाज्य गुणनखंड कितना आया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब बात करें HCF, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, तो हमने पढ़ा था पहले आगे परिभाषा में सीखा कि सब संख्याओं का प्रत्येक उपनिष्ठ अविभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात वाले। अब दोनों में कॉमन क्या है, उपनिष्ठ यानी कॉमन 2 है 2। अब उसमें सबसे छोटी घात क्या है 2 का स्क्वायर, और कुछ कॉमन है तो 3। तो 3 में सबसे छोटी घात तो 3 ही है सिर्फ, यानी कि 3 की 1 घात, यानी कि 3 की 1 लिखो या 3 लिखो चलेगा। यानी कि इसका HCF क्या आएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गुणा 3 12, HCF आया 12। उसी तरह LCM की बात करें तो LCM में क्या लिखा था कि संख्याओं के अंक का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। प्रत्येक संख्या यानी कि 2 और 3 तो आएगा, यानी कि 2, इसमें भी 2 है और तो 3। अब उसमें सबसे बड़ी कौन सी, 2 की घात, तो 2 की 3, यानी कि 2 की 3 और 3 में कौन से सबसे बड़ी है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 2 की 3 यानी कि 8, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 8 9 72। तो HCF कितना आया 12 और LCM 72। उदाहरण 5, संख्याओं 4 की n घात पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की n घात 0 पर संपाती हो। अब 0 पर संपाती हो यानी कि हम जानते हैं, तो ये कब पॉसिबल है तो 4 की n 0 पर संपाती होगी तो वह 5 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि 5 से विभाजित होगी। अब अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 4 की n अभाज्य 4/n का अभाज्य गुणनखंड में 5 आना जरूरी है। तो वो तो हमें असंभव लगता है, क्योंकि 4 की n यानी कि 4 की n घात बराबर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर और n तो था ही, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी 5 आता तो दिख नहीं रहा, यानी कि 4 का अभाज्य गुणनखंड तो सिर्फ 2 ही आता है, यानी 2 से अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। 2 से अतिरिक्त है ही नहीं, यानी 5 तो आता है, तो ये 4/n पर संपाती नहीं है, यानी कि 4 की n घात का कोई संख्या 0 पर संपाती नहीं है।
उदाहरण 6, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब 6 का भाग कैसा होता है, 2 गुणा 3, या आपको नहीं आता तो साइड पे निकाल सकते हो। 6 यानी कि 2 से भाग गया, 2 3 6, 3 1 जा 3 यानी कि 2 गुणा 3 आएगा। उसी तरह 20 का निकाल लो साइड पे, 20 यानी कि 2 से भाग जाएगा, 10 2 20, 10 यानी कि 5 2 से भाग जाएगा, 5 1 जा 5 यानी कि 20 का गुणनखंड निकला 2 गुणा 5। अब इसको लिखना होगा तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 की 1 घात, यहाँ पे 2 की 1 घात और 3 की 1 घात, 1 घात लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं। अब बात करें तो एचसीएफ, एचसीएफ किसका, तो 6 और 20 का। तो 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमने लिखा था कि सबसे छोटी घात वाला कॉमन हो। कॉमन क्या है इन दोनों में, तो दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है। अब उसमें भी सबसे छोटी घात तो 2 की 1 घात यानी कि 2 की 1 यानी कि 2, तो एचसीएफ आया 2। अब बात करें एलसीएम, 6 और 20 का एलसीएम, तो एलसीएम यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब प्रत्येक गुणनखंड कौन कौन से है, तो 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, 3 है, 5 और उसकी सबसे बड़ी घात। अब 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 2 की 1 है और 2 की 2, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की 2 घात। फिर 3 की तो एक ही घात है, 5 की भी एक ही घात है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 3 5 यानी कि 4 ताली 12, 12 पंचा 60, एलसीएम आया 60। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एचसीएफ 6 और 20 का गुणा एलसीएम 6 और 20 से कर। एचसीएफ की कीमत रखते, एचसीएफ कितना आया था, तो एचसीएफ 2, एचसीएफ आया था 2, एलसीएम कितना आया था, तो गुणा एलसीएम कितना आया था, तो 60 गुणा 6 2 12 120, ये 120 आया। एलसीएम गुणा एचसीएम किया और ध्यान से देखोगे तो 6 और 20 का गुणा यानी कि जो नंबर दिए थे 6 और 20 का गुणा भी 120 होता है। यानी कि हम इसको लिखना हो सूत्र के हिसाब से तो यानी कि एलसीएफ और 620 गुणा एलसीएम ऑफ 620 बराबर 120, यानी कि इसको सूत्र में हमें कन्वर्ट करना हो तो एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए गुणा बी, यानी कि जो भी दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि ये सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे बोला है कि पहले एचसीएफ ज्ञात करिए उससे एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले तो 96 का हम गुणनखंड निकाल ले, तो साइड पे हम 96 का गुणनखंड निकालेंगे। 96 पहले किससे भाग जाएगा, 2 से, यानी कि 48 गुणा 2 96 48 यानी कि 24, 2 से भाग गया 12 2 24 6 2 12 3 2 6 3 1 जा 3 यानी कि 1 2 3 4 5 2 96 यानी कि 2 की 5 गुणा 3 की 1 का 3 लिखो चलेगा। उसी तरह फिर बोला है 404, तो 404 का हम साइड पे निकाल लेते हैं, तो 404 यानी कि 2 से भाग जाएगा
202 गुणा 2 यानी कि 404, 102 101 गुणा 2 यानी तो 101 का तो भाग नहीं निकलेगा आगे, यानी कि 404 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आया 2 का स्क्वायर और 101 को भाग 101 गुणा। अब इसको लिखना हो, अब बुलाया गया है कि पहले HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF ज्ञात करें। तो HCF यानी कि हम जानते ही है कि दोनों में कॉमन सबसे छोटी घात, तो दोनों में कॉमन कौन सी है, तो 2 है, 2 लिख दिया। अब सबसे छोटी घात तो 2 का स्क्वायर, तो HCF कितना है 4। अब उसकी मदद से हमें ये HCF की मदद से LCM ज्ञात करना है, तो इसीलिए हमने वो अगले क्वेश्चन में एक सूत्र लिखा, तो वो याद करते हैं। तो LCM AB गुणा HCF AB बराबर A गुणा B। AB यानी कि जो नंबर दिए होते, हमें कौन से नंबर दिए, LCM ऑफ 96 और 404 गुणा HCF 96 404 बराबर 96 गुणा 404। अब हमें LCM चाहिए, तो LCM रहने देते हैं 96 404 का, HCF को उस तरफ भेज देते हैं, तो 96 गुणा 404 बट्टे में HCF ऑफ 96404। तो हमारे पास क्या है, LCM 96 और 404 का बराबर 96 गुणा 404 HCF बट्टे में HCF 96 404। अब HCF हमें पता है, हमने ज्ञात किया था। HCF कितना आया था हमारा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आया था, 96 गुणा 404 बट्टे में 4, और 4 से भाग उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 101, यानी कि 96 गुणा 101 यानी कि 9696, यानी कि 9699 क्या आया, LCM ऑफ 96 और 40। उदाहरण 8, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 का गुणनखंड तो हमें आता ही है, 2 गुणा 3 6। अब बात करते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड, तो 72 को साइड पर निकाल देते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले तो 2 से भाग जाएगा, 36 तो 72, फिर से 18 2 36, 9 2 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 2 की 3 और 3 का स्क्वायर। अब तीसरी संख्या कौन सी है, तो 120। 120 का भी साइड पे निकाल लेते हैं, तो 120 पहले तो 0 है, यानी कि 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग गया तो 60 2 120, 30 2 60, 15 2 30, 3 5 15, 5 1 5, यानी कि 2 का क्यूब गुणा 3 की 1 और 5। अब बात करें HCF, तो किस किस का HCF, तो 6 72 और 120 का HCF यानी कि कॉमन गुणनखंड पहले तो कॉमन क्या है सब में, तो सब में 2 दिखाई दे रहा है। अब कॉमन भी कैसा, सबसे कम घात वाला, तो सबसे कम घात वाला कौन सा है, तो 2 की 1, यानी कि 2 की 1 गुणा दूसरा कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ सब में 3 है, तो 3 की भी 1 ही होगी सबसे छोटी, यानी कि HCF आया 6। उसी तरह LCM 6 72 और 120 का, तो पहले LCM यानी कि सारे गुणनखंड एक बार तो लिख ही देना है, 2 है 3 है और 5, और उसमें सबसे बड़ी,
तो 2 का सबसे बड़ी घात वाली कौन सी है? तो 2 की 3, यानी कि 2 की 3। 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो 3 का स्क्वायर। उसी तरह 5, तो 5 का तो एक ही है, यानी कि 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5, यानी कि 360। अब हमें बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान से देखोगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 672 120 गुणा एलसीएम 672 120 बराबर क्या आता था? ए गुणा बी गुणा सी सूत्र के अनुसार। तो हमारा ए क्या है? 6 गुणा 72 गुणा 120। तो ये कितना आया हमारा एचसीएफ? तो 6। एलसीएम कितना आया? 360। अब इसका गुणाकार करो, 6 गुणा 72 गुणा 180, यानी कि 51,840, और इसका गुणा करो तो 2160। तो इन दोनों आंकड़ों में सूत्र के हिसाब से तो इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन ये 3 नंबर है इसलिए इक्वल टू नहीं होता था। हमने जब आगे के क्वेश्चन में बोला गया था कि एचसीएफ ऑफ ए बी और गुणा एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए गुणा बी होता है, लेकिन कितने नंबर वाले के लिए? सिर्फ 2 नंबर वाले के लिए होता है।